हेलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं अश्विन कुमार दधीच आपके लिए एक आज फिर नया टॉपिक जो कल हमने पढ़ा था, मूल्यांकन एवं परीक्षा, वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। मूल्यांकन एवं परीक्षा, कल जैसा हमने पढ़ा था कि मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, बाह्य मूल्यांकन होते हैं, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होते हैं। 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि परीक्षा। अब परीक्षा कितने प्रकार की होती है, कल हमने पढ़ा था। एक तो होती है मौखिक परीक्षा और एक होती है लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा में हमने पढ़ा है कि पठन, भाषण और श्रवण, तीनों कौशलों का विकास होता है मौखिक परीक्षा में। और लिखित परीक्षा में लेखन कौशल का विकास होता है। जैसा कि मूल्यांकन उसे कहते हैं मूल्य प्लस अंकन, मतलब कि किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है। चाहे वो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आया हो तो उसका मूल्य है, सेकंड डिवीजन आया तो उसका मूल्य है, थर्ड डिवीजन आया तो उसका मूल्य है। यानी मूल्यांकन मतलब किसी न किसी चीज का मूल्य अंकन होता है। मतलब किसी भी परिणाम का हम माने तो एक परिणाम का एक मूल्य होता है, चाहे वो किसी भी ग्रेड में हो। और इसके अलावा परीक्षा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर परीक्षण किया जाता है। परीक्षा विद्यार्थी का एक परीक्षण करने का साधन है। विद्यार्थी को आंतरिक मन का जानने का साधन है कि वो आंतरिक मन से क्या लिख रहा है। पहला पॉइंट, उसका परीक्षण किया जाता है। एक तो मानसिक परीक्षण भी किया जाता है, शारीरिक परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अलावा नैतिक परीक्षण है, व्यावहारिक परीक्षण है, तो उसकी वो सारी चीज परीक्षा के माध्यम से होती है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, मानसिक धारणा है, वो मन से क्या लिख रहा है, लिखित परीक्षा होती है, लिखित में क्या लिख रहा है और उसकी नैतिकता क्या है, उसको हम बोलेंगे मौखिक परीक्षा। उसकी नैतिकता की बारे जानकारी मिलती है। और इसके अलावा व्यावहारिक परीक्षण भी होता है कि इसका व्यवहार कैसा है, बड़ों के प्रति आदर का सम्मान है या नहीं, छोटों के प्रति प्यार है या नहीं, बराबर के प्रति मित्र का व्यवहार है या नहीं, तो उसका व्यावहारिक परीक्षण होता है। इसके अलावा बोलना, चलना, उठना, बैठना इत्यादि को उसका परीक्षण किया जाता है। तो जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी का परीक्षण करता है, विद्यार्थी की परीक्षा लेता है कि वो कैसा है। एक तो वो मौखिक परीक्षा ले सकता है जिसके द्वारा उसकी मानसिक क्रिया को जान सकते हैं। मौखिक में किसी विद्यार्थी को अध्यापक ने कोई भी प्रश्न पूछा हो तो उसको मानसिकता के द्वारा विद्यार्थी उस मानसिकता के द्वारा उसका उत्तर देगा, तो उसका एक मानसिक परीक्षण हो गया। और सेकंड यह है कि विद्यार्थी का परीक्षण फिर नैतिक परीक्षण ऐसा होगा कि विद्यार्थी किस तरीके से बातचीत कर रहा है। जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो समकक्ष निर्णय लिया जाता है, अध्यापक विद्यार्थी का परीक्षण करके यह जानता है कि उसका नैतिक व्यवहार कैसा है और उसका व्यवहारिक जो है उसका व्यवहार कक्षा में कैसा है, वो व्यवहारिक परीक्षण किया जाता है। तो ये मौखिक परीक्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया, परीक्षा के 2 रूप है, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा में हम पठन, श्रवण और भाषण कौशलों का हम जानते हैं। श्रवण, पठन और भाषण कौशलों को हम जानते हैं। लिखित परीक्षा में लेखन कौशल को जानते हैं, जिसमें लेखन कौशल वह होता है जो लिखने की विधि होती है, लेखन। अब लेखन में क्या है, लेखन एक परीक्षा है, लिखित जो परीक्षा होती है वो लेखन परीक्षा है। तो लिखित जो परीक्षा होती है वो लेखन परीक्षा के माध्यम से माना जाता है। दूसरा, अब आते हैं मूल्यांकन पर। अब मूल्यांकन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, पहले भी कल भी मैंने आपको यह चीज बताई कि मूल्य का अंकन होना, यानी किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है, चाहे वो परिणाम कैसा भी हो। उसका परिणाम हताश वाला भी होगा तो भी उसका कोई ना कोई मूल्य होगा, क्योंकि उसने, हो सकता है कि उसने परीक्षा में सफलता नहीं मिली तो इसलिए वह हताश है। हो सकता है छात्र को थर्ड डिवीजन आया इसलिए वह हताश है, निराशा है। और यदि फर्स्ट डिवीजन आया तो उसको बहुत खुशी हुई। तो ये जो परीक्षा होती है, परीक्षा के माध्यम से उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी का व्यवहार का परिवर्तन होता है। मूल्यांकन एक प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो मूल्यांकन भी कहलाता है। एक तो उसके व्यवहार में खुशी उत्पन्न हुई, फर्स्ट डिवीजन आया तो उसको खुशी हुई, और खुश होने के बाद में उसने बहुत मिठाइयाँ बांटी तो उसका व्यवहार अच्छा हुआ, अन्य के प्रति भी व्यवहार अच्छा हुआ। लेकिन किसी विद्यार्थी जो है उसमें फेल हो गया या फिर थर्ड डिवीजन आया तो उसके व्यवहार में ऐसे निराशा प्राप्त हो गई, तो उसके व्यवहार में निराशा हुई, तो कमजोरियां थी उसमें। हो सकता है उसको याद नहीं होता हो सकता है कि उसने कोई क्वेश्चन गलत लिख दिया हो सकता है कि उसके पास कोई और भी कोई समस्या उत्पन्न हुई हो जिसके कारण वो न पढ़ पाया हो, इसलिए वो थर्ड डिवीजन आया। तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, वो अन्य के प्रति गुस्सा होना और भी कई चीजें हो सकती है, जो मानसिक परेशानी हो सकती है।
तो इसलिए व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन वही होता है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, कि व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो उसको विगत दिन और आने वाले दिनों की क्षणिक दिन होते हैं, आने वाले दिनों में उसको खुशी मिलती है और जाने वाले दिनों में भी खुशी मिलती है। तो दोनों में उसको खुशी की उत्पन्न होती है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आया तो वो प्रीवियस जो उसका था फर्स्ट डिवीजन आया तो वो खुश हुआ, और आने वाले टाइम में उसको अन्य तैयारी में और तैयारी तेज करेगा और तैयारी अच्छी करेगा ताकि वो फर्स्ट डिवीजन से मेरिट में आ सके, फिर उसके बाद में वो फर्स्ट रैंक आ सके। इससे उसमें खुशी है, आगे का भविष्य वह सुधार सके, ऐसा वह खुशी उसमें होगी। तो मूल्यांकन है ये मूल्यांकन है, मतलब व्यवहार में परिवर्तन। अब मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है कि मूल्य प्लस अंकन, यानी किसी भी परिणाम का कोई ना कोई मूल्य होता है। अब मूल्यांकन कैसा होता है? पहला मैंने आपको बताया था कि एक आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन उसे कहते हैं, 3 प्रकार के मूल्यांकन है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है 3 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, आंतरिक, दूसरा मूल्यांकन बाह्य, तीसरा मूल्यांकन होता है आंतरिक व बाह्य। जैसा कि मैंने आपको कल एक उदाहरण बताया था, आंतरिक मूल्यांकन उसे कहते हैं जो विद्यालय के अंदर ही जिसकी परीक्षा ली जा रही है, विद्यालय के अंदर ही जिसकी परिणाम दिया जा रहा है, विद्यालय के अंदर ही उसको अंक दिए जा रहे हैं, उसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। जो विद्यालय के अंदर सारी परीक्षा हो रही है और जो परिणाम दिया जा रहा है वो विद्यालय के अंदर हो रहा है, तो यह हो गया आंतरिक मूल्यांकन। दूसरा मूल्यांकन होता है बाह्य मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं विद्यार्थी परीक्षा हो सकता है वो विद्यालय के अंदर दे रहा है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो बाहर हो रहा है, लिखित परिणाम उसका बाहर हो रहा है, मौखिक परिणाम उसका बाहर हो रहा है, उसकी कॉपियां चेक, आंसर शीट चेक वो भी बाहर हो रही है, तो वो बाह्य मूल्यांकन हो गया। मतलब सारी चीज बाहर हो रही है, विद्यालय के अंदर कुछ भी नहीं है। विद्यालय के अंदर सारी चीजें होगी, परिणाम विद्यालय के अंदर होगा, कॉपियां विद्यालय के अंदर होगी, आंसर शीट विद्यालय के अंदर होगी, और इसके अलावा जो मौखिक और लिखित जो परीक्षा है वो विद्यालय के अंदर होगी, परिणाम भी विद्यालय के अंदर होगा, तो समझ लीजिए वो आंतरिक मूल्यांकन है। और मौखिक लिखित परीक्षा बाहर हो रही है और उसके अलावा परिणाम भी बाहर से आ रहा है, रिपोर्ट कार्ड बाहर से आ रही है, तो ये समझ लीजिए वो बाह्य मूल्यांकन है। ये 2 टॉपिक हो गए, एक तो आंतरिक मूल्यांकन और एक बाह्य मूल्यांकन। अब इन दोनों को मूल्यांकनों को जोड़ने से तीसरा मूल्यांकन भी आजकल चल रहा है, आजकल के दौर में आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होता है। तीसरा मूल्यांकन आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कक्षा में एक चीज बताई, कल जो अपन ने कक्षा में पढ़ा था, एक उदाहरण भी मैंने बताया कि कक्षा 8 का विद्यार्थी है। कक्षा 8 का विद्यार्थी क्या कर रहा है? कक्षा 8 का विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है विद्यालय के अंदर, फर्स्ट पेपर होता है विद्यालय के अंदर, सेकंड क्लास टेस्ट होता है या फिर जो टेस्ट होता है वो विद्यालय के अंदर, थर्ड क्लास टेस्ट होता है वो विद्यालय के अंदर। तो सारे मार्क्स अर्धवार्षिक तक उसको विद्यालय के अंदर हो रहे हैं, वो हो गया आंतरिक। अब 8वीं क्लास का बच्चा जब बोर्ड क्लास दे रहा है, वो वार्षिक परीक्षा दे रहा है, उसका जो मूल्यांकन है वो परीक्षा हो रही है वो विद्यालय के बाहर हो रही है, और विद्यालय के बाहर होने के कारण वो बाह्य मूल्यांकन हो गया। एक तो उसकी परीक्षा बाहर हो रही है और उसका जो परिणाम है वो भी बाहर से आएगा, तो सारा परिणाम बाहर से आने के कारण वो बाह्य मूल्यांकन है। और अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 8वीं क्लास के बच्चे की विद्यालय के अंदर होने के कारण आंतरिक मूल्यांकन है। तो ये तीसरा मूल्यांकन आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, हम इसको ऐसे जान सकते हैं कि कक्षा 8 का विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय के अंदर दे रहा है तो वो आंतरिक हो गया, और कक्षा 8 का विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा दे रहा है तो वो बाह्य मूल्यांकन हो गया। तो दोनों को जब जुड़ जाते हैं तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि कक्षा 8 के विद्यार्थी में हम उसको आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन ले सकते हैं। दोनों मूल्यांकन जो है कक्षा 8 का विद्यार्थी, उसमें एक उदाहरण है। कक्षा 8 का विद्यार्थी का उदाहरण एक बाह्य मूल्यांकन भी हो गया और आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन, जो तीसरा जो मूल्यांकन है आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के मूल्यांकन होते हैं। एक होता है आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय के अंदर किया जा रहा है, एक होता है बाह्य मूल्यांकन जो विद्यालय के बाहर हो रहा है, जो विद्यालय के बाहर परिणाम आ रहा है, जिसका रिजल्ट जिसको बोलते हैं वो बाहर आ रहा है, तो बाह्य मूल्यांकन हो गया। और कक्षा 8 के विद्यार्थी जो उसमें है, उदाहरण है एक कक्षा 8 का विद्यार्थी, तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का एक उदाहरण, बहुत पॉपुलर उदाहरण है ये। कक्षा 8 का विद्यार्थी है, वो आंतरिक मूल्यांकन भी हो रहा है उसका और बाह्य मूल्यांकन भी हो रहा है उसका। तो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन, तो तीसरा जो मूल्यांकन है आंतरिक बाह्य मूल्यांकन कक्षा 8 का विद्यार्थी है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मूल्यांकन एवं परीक्षा पार्ट सेकंड का मतलब यह है कि हमने कल पढ़ा था आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन।
आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सतत मूल्यांकन से संबंधित है। आज का जो टॉपिक है हमारा मूल मूल रूप आज का मूल्यांकन की कलम परिभाषा पढ़ी, उसके बाद उसके भेद पढ़े, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं वो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का यह अर्थ होता है कि सतत एवं व्यापक। सतत यानी सतत मूल्यांकन उसे कहते हैं जो निरंतर चल रहा है, निरंतर हमारा मूल्यांकन हो रहा है। उदाहरण हम लेवे, निरंतर मूल्यांकन कैसे हो रहा है? निरंतरता जिसमें चल रही है, जैसा हो सकता है कि एक क्लास का विद्यार्थी है, छठी सातवीं क्लास का, उसका निरंतर मूल्यांकन कैसे होगा, सतत मूल्यांकन कैसे होगा? उसका सतत मूल्यांकन होगा क्लास टेस्ट के माध्यम से। उसका हर सप्ताह में एक क्लास टेस्ट हो रहा है, छठी सातवीं आठवीं कोई सी भी क्लास हो सकती है, सतत मूल्यांकन में आती है। चाहे कोई सा उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी विद्यार्थी को ले सकते हैं, किसी भी कक्षा का ले सकते हैं। उसमें यह हो रहा है कि वो कक्षा 6 का विद्यार्थी हो, 7 को या 8 को हो, लेकिन उसका सतत मूल्यांकन कैसे हो रहा है? उसके हर सप्ताह में क्लास टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है हर सप्ताह में। तो एक महीने में उसके 4 टेस्ट हो गए। इसी तरीके से हम साल भर को उसको डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 36 प्रकार के उसको टेस्ट अपने ले लिए। तो ये 36 जो टेस्ट हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के हो रहे हैं। अब एक सब्जेक्ट के 36 टेस्ट हो गए तो ये समझ लीजिए 6 सब्जेक्ट के फिर 36 को 6 से गुणा हम कर देंगे तो इतने सारे टेस्ट हो गए। यानी एक तो उसका महीने में 4वां टेस्ट हो रहा है, पहला पॉइंट ये है, और 12 महीने तक उसका टेस्ट हो रहा है। तो ये 36 प्रकार के टेस्ट हो गए उसके एक सब्जेक्ट के। तो उसको टेस्टों को 36 टेस्टों को 6 से इंटू और कर देंगे, क्योंकि 6 विषय और है, एक विषय के 36 टेस्ट, 6 विषय के इतने इंटू कर देंगे तो इतने सारे टेस्ट हो गए। तो इतने सारे टेस्ट होने का मतलब क्या? हमारा निरंतरता बह रही है। हर महीने में हम 4 को 6 से इंटू करते हैं, मतलब 4 जो प्रकार के हमने टेस्ट लिए, हर सप्ताह में 4 प्रकार के टेस्ट ले रहे हैं, हर सप्ताह में एक टेस्ट ले रहे हैं, तो एक महीने में 4 हो गए, तो 6 चौक 24 टेस्ट हो गए। 6 चौक 24, तो 24 प्रकार के टेस्ट हो गए एक महीने के अंदर। और उसके अंदर 12 महीने के अंदर पर माने तो 48 प्रकार के टेस्ट हो गए। एक सब्जेक्ट की जो है 48 टेस्ट हो गए। कितने भी टेस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 12 महीने में उसको 48 टेस्ट देने पड़े। एक तो एक सब्जेक्ट के निरंतरता उसमें बह रही है, तो 12 महीने होते हैं, 4 टेस्ट होते हैं, तो 12 चौक 48 टेस्ट हो गए। उसके अंदर मैंने शायद अब 36 बोल दिया, उसको आप उसको गणिता से नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि मेरे में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो 36 नहीं है, अपने 48 टेस्ट हो गए एक सब्जेक्ट के। तो क्योंकि 12 महीने हैं, 6 सब्जेक्ट है, या मतलब 4 टेस्ट है, तो 12 को 4 से इंटू करेंगे, 12 चौक 48, तो 48 टेस्ट हो गए। वो 48 टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हर महीने में वह टेस्ट दे रहा है रेगुलर। एक महीने के अंदर 4-5 टेस्ट तो दे ही रहा है, हर सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में वो टेस्ट दे रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हो गए। तो मतलब ये जो निरंतरता है वो प्रवाह से बह रही है, मतलब निरंतरता टेस्ट हो रहा है, उसका रेगुलर टेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि क्लास टेस्ट जो हो रहा है रेगुलर हो रहा है, हर सप्ताह में एक टेस्ट हो रहा है, तो उसका रेगुलर टेस्ट चल रहा है, तो उसको निरंतर मूल्यांकन कहेंगे। क्योंकि निरंतर मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन उसको कहते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वह है जिसका निरंतरता से मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसकी निरंतरता से परीक्षा ली जा रही है, जिसके निरंतरता से टेस्ट लिया जा रहा है, वो सतत मूल्यांकन कहलाएगा। आज का टॉपिक यही है हमारा कि सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है निरंतर मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन, निरंतर परीक्षा लेना। मूल्यांकन एक हो गया, हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये हो गया, हमने जो मूल्यांकन लिया है, मूल्यांकन में जो परिणाम आया है, या उसके पहले तो हमने ली परीक्षा ली, फिर उसके बाद में हमने मूल्यांकन किया, उसका परिणाम दिया। मूल्यांकन होता है परिणाम देना, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके परीक्षा लेने के बाद वो परिवर्तन हुआ, तो हम हर टेस्ट में उसकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला पॉइंट ये है, परीक्षा ले रहे हैं, और बार बार परीक्षा लेने का मतलब यही होता है कि सतत मूल्यांकन। ये तो हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब हम आते हैं कि हमारा पैटर्न क्या कहता है। हमारा हो सकता है कि ग्रेड प्रणाली में परीक्षा परिणाम हो रहा है, हमारा हो सकता है ग्रेड परिणाम में ग्रेड प्रणाली है उसमें परिणाम हो रहा है, हो सकता है हमारा सीजीपीए में परिणाम हो रहा है, हो सकता है हमारा अंकों में परिणाम हो रहा है, हो सकता है हमारा प्रतिशत में परिणाम हो रहा है। हमारा जो परिणाम जिसमें भी आ रहा है, ये परिणाम के क्षेत्र है। हमारा जो परिणाम दिया जा रहा है, आज का रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो सीजीपीए के द्वारा भी रिपोर्ट कार्ड मिल रही है। हमारी रिपोर्ट कार्ड जो है वो ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा दी गई है, तो वैसे ग्रेडिंग प्रणाली भी हमारी चल रही है। हमारी रिपोर्ट कार्ड हो सकता है परसेंटेज के बेस पे चल रही है, तो परसेंटेज प्रणाली हो गई। तो
प्रणाली हमारी कैसे भी हो, चाहे वो ग्रेडिंग हो या फिर सीजीपीए हो या फिर प्रतिशत वाली हो, तो ये परिणाम परिणाम के क्षेत्र हो गए। तो ये परिणाम के अलग अलग क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग प्रणाली, प्रतिशत प्रणाली, सीजीपीए प्रणाली। तो ये प्रणाली है। हमारे टॉपिक में आज एक और चीज पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ी है हम अपने मूल्यांकन में सतत मूल्यांकन और परीक्षा में हमने पढ़ना है हमारे को सतत मूल्यांकन। पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। सतत मूल्यांकन में होता है कि निरंतर टेस्ट होना। सतत मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ मानेंगे निरंतरता, टेस्ट होना। दूसरा हम पढ़ेंगे कि परिणाम के भेद। परिणाम के भेद क्या होते हैं? एक तो सीजीपी हो सकता है, ग्रेडिंग प्रणाली हो सकता है, प्रतिशत प्रणाली हो सकता है। और एक हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए सीसीई पैटर्न। हमारा जो पैटर्न होना चाहिए एनसीईआरटी के द्वारा, जब हमने कल पढ़ा था, एनसीईआरटी का जो पैटर्न होता है वो सीसीई पैटर्न होता है। तो वो सीबीएसई पैटर्न हम पढ़ेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन, दूसरा हम पढ़ेंगे परिणाम के भेद, तीसरा हम पढ़ेंगे परिणाम के भेद हम पढ़े लेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम, हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने वाले टॉपिक में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो सतत मूल्यांकन, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे परिणाम के भेद, फिर उसके बाद बढ़ेंगे पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा और मूल्यांकन के अंतर्गत पहला हम आते हैं मूल्यांकन में नवाचार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन में नवाचार है, मूल्यांकन के नवाचार। मूल्यांकन में नवाचार है, जैसा कि मैंने बताया सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन का नवाचार मतलब नई चीज क्या है मूल्यांकन में? एक नई चीज आई है जो अभी चल रही है हमारे वर्तमान युग में। वर्तमान युग में ग्रेडिंग प्रणाली चल रही है, वर्तमान युग में सीजीपीए चल रहा है, वर्तमान युग में सीसीई पैटर्न चल रहा है। तो सीबीएसई जो पैटर्न चल रहा है वो वर्तमान युग में चल रहा है। और आजकल हमारे सारी पुस्तकें भी एनसीईआरटी के लागू हो गई है। तो ये वर्तमान प्रणाली है। अब वर्तमान प्रणाली में क्या है, हम पढ़ेंगे सतत मूल्यांकन। पहले पढ़ते हैं कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के कुछ नवीन नवाचारों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि मैंने बताया आपको, सतत यानी बोलते हैं निरंतर, निरंतर चलने वाला प्रवाह, सतत बोलते हैं निरंतर। और व्यापक मूल्यांकन, फिर उसके बाद पढ़ते हैं खुली पुस्तक। आजकल जो एक ये भी चल रहा है पैटर्न कि हम पुस्तक को देख करके परीक्षा दे सकते हैं, ये पैटर्न भी चल रहा है। परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली, अब जो है सेमेस्टर प्रणाली में भी हमारा परिणाम आ रहा है। हमारा परिणाम सेमेस्टर प्रणाली में आ रहा है, ग्रेडिंग प्रणाली में आ रहा है, ग्रेड प्रणाली में भी हमारा परिणाम आ रहा है। आदि महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा शिक्षण में इन नवीन अवधारणा का प्रयोग अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अब ये जो जितने भी प्रणालियां दी गई है वो अध्यापक के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है और विद्यार्थी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से ये फायदा होगा कि विद्यार्थी उसको बार बार पढ़ेगा। पहला पॉइंट तो ये, फर्स्ट टेस्ट में उसने पढ़ा, हो सकता है उसको 7वें 8वें टेस्ट में पढ़ना पड़े, तो इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि निरंतर टेस्ट हो रहा है। सबसे पहले यह मूल्यांकन निरंतर हम उस विद्यार्थी का कर रहे हैं, वो निरंतर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसकी परीक्षा ले रहे हैं। ये हो गया हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब आता है खुली परीक्षा। खुली परीक्षा क्या है? खुली परीक्षा यह है कि विद्यार्थी जो है किताब को देख करके उसका आंसर दे सकता है। खुली पुस्तक उसके सामने रख करके वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है जो अध्यापक ने क्वेश्चन लिखे हैं। एक तो खुली पुस्तक प्रणाली जिसको बोलते हैं, विद्यार्थी जो परीक्षा के अंदर पुस्तक को लेकर के उसका आंसर दे रहा है, वो खुली पुस्तक प्रणाली है। उसको विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसको जल्दी याद होगा, ये खुली पुस्तक प्रणाली है। अब आते हैं सेमेस्टर सिस्टम। अब सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है? सेमेस्टर प्रणाली ये होती है कि विद्यार्थी को सेमेस्टर में बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि उसका आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों हो रहे हैं सेमेस्टर के अंदर। आंतरिक मूल्यांकन ऐसे हो रहा है कि सेमेस्टर में उसके टेस्ट हो रहे हैं बार बार और उसमें मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, और सेकंड उसका है अर्धवार्षिक टेस्ट हो रहा है तो उसके मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं। सेमेस्टर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद में सेकंड सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर प्रणाली हम मानते हैं कि सेमेस्टर वाइज टेस्ट हो रहा है एक साल के अंदर। आजकल जो चल रहा है सेमेस्टर प्रणाली जिसके अंदर एक साल के अंदर डबल टेस्ट हो रहे हैं, एक साल के अंदर 2 टेस्ट होते हैं। 2 टेस्ट होने का मतलब पहला सेमेस्टर हो गया, फिर उसी एक साल में दूसरा सेमेस्टर होगा, दूसरा टेस्ट हो गया, तो वो हो गया सेमेस्टर प्रणाली जो एक साल के अंदर 2 होते हैं। अब हम माने
विद्यालय के अंदर दो प्रकार के हो गए सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली ये हो गई, एक तो विद्यार्थी का विद्यालय के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, फिर उसका दूसरा सेमेस्टर हो गया वार्षिक परीक्षा हो रही है। वही हम कॉलेज लेवल में देखें, कॉलेज लेवल में हम ये देखेंगे कि विद्यार्थी पहला सेमेस्टर दे रहा है 1 साल के अंदर, और फिर विद्यार्थी जो है सेकंड सेमेस्टर दे रहा है 1 साल के अंदर, तो वो 1 साल की उसकी डिग्री हो गई। तो वो होगी सेमेस्टर प्रणाली, जिसके अंदर 2 टेस्ट वह दे रहा है। एक टेस्ट उसका हो गया विद्यार्थी का, यदि हम 12वीं क्लास तक की देखें, 12वीं क्लास में एक विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहा है, एक वही विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा दे रहा है, तो ये जो है 2 टेस्ट हो गए, उसके 2 परीक्षा हो गई, तो वो सेमेस्टर प्रणाली में चली गई। ये हो गया हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं 12वीं कक्षा के लिए। अब आते हैं बीए क्लास के लिए, तो बीए क्लास में भी यही होता है, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, वही अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा का रोल है, ज्यादा रोल नहीं है। सेमेस्टर प्रणाली में आप ज्यादा मत जाना, विद्यार्थी जैसे अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा देता है, वैसे ही कॉलेज लेवल पर विद्यार्थी जो है पहला सेमेस्टर देता है, फिर सेकंड सेमेस्टर देता है, तो उसको 1 साल की डिग्री मिलती है, और इधर 1 साल का परिणाम उसको मिलता है। ये सेमेस्टर प्रणाली है, जो 1 साल में 2 टेस्ट होते हैं। अब आते हैं ग्रेडिंग प्रणाली। अब ग्रेडिंग प्रणाली क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी का, हर विद्यालय का एक रूल होता है। हर विद्यालय का ये रूल है कि उसको 90% इससे अबाव उसको मिले, उसको 90% से अबाव यदि उसको मिले तो उसको 9 ग्रेड देना है। 9 ग्रेड, ये ग्रेडिंग सिस्टम है। एक ग्रेडिंग सिस्टम में आपको बता देता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम क्या प्रणाली होती है? ग्रेडिंग अभी चल रहा है ग्रेडिंग प्रणाली। अब ग्रेडिंग प्रणाली को हम माने तो कैसे मानेंगे? ग्रेडिंग प्रणाली का मतलब होता है ग्रेड होना। एक हम 91 से 100% कोई ला रहा है विद्यार्थी, उसको 9 ग्रेड मिलेगी, 9 ग्रेड मिलेगी। 91 आया, अब 91% आए हैं, उसके पहले कौन सा परसेंटेज आएगा? अब 81 से, यहां पर 90 लिख देते हैं, आप थोड़ा समझ जाएंगे जल्दी। 90% से 100% आ रहा है तो उसको 9 ग्रेड मिलेगा। 81 से 89% किसी के आ रहे हैं तो उसको 8 ग्रेड मिलेगा। फिर उसके बाद में उसी को लेते हैं, 89 हो गया, फिर 71 से 79 आ रहे हैं उसके परसेंटेज, तो उसको 7 ग्रेड हो गया, 7 ग्रेड। इसी के बीच में फिर उसको करते हैं, 71 से पहले 61 आता है, 61 से 70% आ रहे हैं तो उसको 6 ग्रेड हो गया। यही सिस्टम हम आगे करते हैं तो उसको 51 से 60% आ रहा है तो उसके 5 ग्रेड हो गए। इस तरीके से ग्रेडिंग प्रणाली चलती है। अब इसके नीचे और भी करते जाएंगे तो हम वैसे वैसे सिस्टम आता रहेगा। तो हर यूनिवर्सिटी का, हर स्कूल का एक रूल होता है कि उसको ग्रेडिंग प्रणाली में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो प्रणाली है इधर वाली, ये प्रणाली है ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली जिसको बोलते हैं कि ग्रेड के माध्यम से उसको मार्क्स मिल रहे हैं, उसको परसेंटेज के बेस पर मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ये ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेड का सिस्टम है उसके पास। और ये जो सिस्टम, ये वाला सिस्टम है परसेंटेज का। अब परसेंटेज का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है, उसको इस तरीके का परसेंटेज सिस्टम मिल रहा है। ये उसका परसेंटेज सिस्टम है। हो सकता है इसमें परसेंटेज बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमने जो लिखे हैं उसमें परसेंटेज बढ़ोतरी भी हो सकती है, परसेंटेज में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो ये जो सिस्टम है वो परसेंटेज प्रणाली है, ये जो सिस्टम है वो ग्रेडिंग प्रणाली है। ग्रेड के माध्यम से उसको मिल रहे हैं, उसको मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये जितने भी है वो ग्रेडिंग प्रणाली है, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ग्रेडिंग प्रणाली का सिस्टम। तो ये सिस्टम है ग्रेडिंग प्रणाली का कि जो ग्रेड हो रहे हैं वो हर विद्यालय का अलग अलग है। हो सकता है कोई विद्यालय इसको 8 ग्रेड में लिखे, कोई जरूरी नहीं है कि 90 से जो 100% हो रहा है उसको 9 ग्रेड मिल रहा है। लेकिन हो सकता है किसी विद्यालय ने यह माना कि 91 से लेकर के 100 होना चाहिए, ये मान लिया उन्होंने,
तो ये 91 से 100 हो सकता है। कोई विद्यालय ऐसा हो 91 से 100 मान रहा है तो उसके 9 ग्रेड, और 91 से 100 है तो इसका मतलब यह है कि 81 से 90 तक आएगा परसेंटेज, उसके 8 ग्रेड। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ये बदल जाएंगे, जो अंक है जो परसेंटेज है वो बदल जाएंगे, लेकिन 9 ग्रेड 8 ग्रेड 7 ग्रेड ये सिस्टम वैसा का वैसा ही इसमें रहेगा। तो ये हुआ ग्रेडिंग प्रणाली सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में आपको बताता हूं। अब इसके अंदर एक आता सेमेस्टर सिस्टम, जो मैंने बताया था अभी, सेमेस्टर प्रणाली। सेमेस्टर प्रणाली एक मैंने आपको बताई थी। सेमेस्टर सिस्टम कैसा होता है? सेमेस्टर प्रणाली। अब सेमेस्टर प्रणाली पर आते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा का भी आपको बता देंगे। खुली पुस्तक परीक्षा जो है मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी अपने आंसर शीट को खोल करके जो आंसर दे रहा है क्वेश्चन का, वो खुली पुस्तक प्रणाली चल रही है आजकल। अभी जो है खुली पुस्तक प्रणाली का भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसको रेगुलर नहीं करते हैं। खुली पुस्तक प्रणाली रेगुलर नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो प्रणाली है वो सिर्फ प्रणाली विद्यार्थी को सुकून पहुंचाने के लिए और विद्यार्थी के मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, विद्यार्थी के बुद्धि कौशल को बढ़ाने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का योजना बनाई गई है। अभी जो योजना बनी है करंट में, वो खुली पुस्तक प्रणाली का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी जो है पुस्तक को खोल करके जो परीक्षा हो रही है उस परीक्षा को वो पुस्तक को खोल करके आंसर दे सकता है। इससे क्या फायदा है? इससे अध्यापक को यह फायदा है, एक तो विद्यार्थी आंसर देखेगा, पहला ये उसका भय हट जाएगा, पहला पॉइंट तो ये उसका डर हट जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो उसको देख करके आंसर दे रहा है तो उसको थोड़ा बहुत याद होगा, उसकी मानसिक शक्ति उससे बढ़ेगी। तीसरा ये है कि उसको फायदा ये होगा, उसका बुद्धि कौशल बढ़ रहा है, उसका एक तो लेखन कौशल बढ़ रहा है, श्रवण कौशल बढ़ रहा है, भाषण कौशल बढ़ रहा है, पठन कौशल बढ़ रहा है। तो जो भी जितने भी 4 कौशल है वो उसके बढ़ोतरी हो रही है, उसके मतलब बुद्धि कौशलों का विकास हो रहा है। तो यह है खुली पुस्तक प्रणाली, जिसके अंदर उस विद्यार्थी को और अध्यापक को बड़ा फायदा, इसलिए खुली पुस्तक प्रणाली का भी योजना भी चल रही है। अब आते हैं सतत मूल्यांकन परीक्षा में, हम आते हैं सेमेस्टर प्रणाली में। आपको बता रहा था सेमेस्टर प्रणाली एक होता है विद्यालय पर, एक होती है विद्यालय। ये हो गया अपना विद्यालय, सेमेस्टर वाइज बता रहा हूं मैं आपको। ये हो गया विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में 2 साल की डिग्री होती है, 2 साल की डिग्री। उसको पार करने के लिए उसको 4 सेमेस्टर देने पड़ते हैं, 4 सेमेस्टर। ये डिग्री लेने के लिए उसको 4 सेमेस्टर देने पड़ते हैं। और विद्यालय के अंदर 1 साल का बोर्ड या फिर क्लास लेने के लिए, क्लास की मार्कशीट लेने के लिए 1 साल की मार्कशीट, क्योंकि छठी 2 बार हो नहीं सकती, 2 साल की हो नहीं सकती, 7वीं 2 साल की नहीं हो सकती, 8वीं नहीं हो सकती, 9वीं नहीं हो सकती, 12वीं तक जो सिस्टम है, 12वीं तक जो सिस्टम है विद्यालय प्रणाली में, वो सिस्टम ऐसा है 1 साल में 2 परीक्षा हो रही है। 2 परीक्षा कौन कौन सी हो रही है? एक तो हो रही है, आपको मैं बता देता हूं, देखो, एक तो हो रही है अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक सेमेस्टर प्रणाली बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी हो गई वार्षिक परीक्षा। तो ये 2 तरीके की परीक्षा हो रही है जिसका परिणाम दिया जा रहा। तो ये हुई सेमेस्टर प्रणाली। सॉरी थोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सेमेस्टर प्रणाली तो मैं आपको बताता हूं सेमेस्टर प्रणाली, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके के हैं। एक तो होता है विद्यालय, जो पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए होता है। एक होता है विश्वविद्यालय,
जो बीए से लेकर के एमए तक का होता है। ये हो गया पहले से 12वीं कक्षा, ये हो गया बीए से एमए तक, बीए से पीएचडी तक मान लीजिए, पीएचडी तक। तो ये जो परीक्षा हो रही है सेमेस्टर प्रणाली में हो रही है। आजकल जो है सारा सिस्टम सेमेस्टर प्रणाली में किया जा रहा है। सेमेस्टर प्रणाली, एक साल के अंदर 2 परीक्षा होना, चाहे वो विद्यालय में हो चाहे विश्वविद्यालय में, लेकिन एक साल में 2 परीक्षा हो रही है, तो उसको सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका मैं बता देता हूं आपको। इसमें मैंने जो लिखा है, इस सिस्टम के द्वारा सेमेस्टर प्रणाली का आयोजन किया जा रहा है। सेमेस्टर प्रणाली में एक तो विद्यालय में और विश्वविद्यालय में एक साल में जो 2 परीक्षा होती है उसको सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। विद्यालय में कक्षा 1 की मार्कशीट मिलेगी, कब मिलेगी? जब उसकी 2 परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। विश्वविद्यालय में 1 साल की डिग्री मिलेगी या 2 साल की डिग्री मिलेगी, उसको 1 साल की मार्कशीट भी मिलेगी, तो उसको भी 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। और विश्वविद्यालय में 2 साल की डिग्री लेने के लिए 4 सेमेस्टर उसको देने पड़ेंगे। ये हो गया सेमेस्टर प्रणाली। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर। यह हो गया सेमेस्टर प्रणाली जो मैंने आपको बताया यहां पर कि सतत व्यापक हो गया, मूल्यांकन हो गया। सतत व्यापक मूल्यांकन, खुली पुस्तक प्रणाली मैंने आपको बताई दी। खुली पुस्तक प्रणाली ऐसी होती है प्रणाली जिस प्रणाली के अंदर विद्यार्थी जो है कक्षा में अपने पुस्तक को देख करके, अपने किताब को देख करके आंसर लिख सकता है। खुली पुस्तक प्रणाली है, जो खुली परीक्षा भी कहते हैं उसको। खुली पुस्तक प्रणाली खुली परीक्षा भी कहते हैं, जिसके अंदर आंसर वो खोल करके देख सकता है। आंसर जो भी देखना उसको, वो आंसर टिप करके, जिसको बोलते हैं हम हमारी भाषा में, उसको टिप करके आंसर दे सकता है। तो ये खुली पुस्तक प्रणाली है। अब आता है सेमेस्टर प्रणाली। जब मैंने आपको बताया 1 साल के अंदर 2 परीक्षा होती है, उसको सेमेस्टर कहते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली उसको कहते हैं जो प्रतिशतों को ग्रेड में डिवाइड करना, प्रतिशत को ग्रेडिंग प्रणाली में डालना, प्रतिशत जो परिणाम होता है उसको ग्रेडिंग प्रणाली में डालना, उसको ग्रेडिंग प्रणाली कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत जैसा मैंने आपको बताया कि निरंतर होता है, इसका अर्थ कि निरंतर जिसका टेस्ट लिया जा रहा है वो निरंतर प्रणाली हो गई। एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन प्रणाली के आधार में दर्शाता है कि छात्रों के विकास के पहलुओं को शामिल किया जाए। और सीसीई पैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, जो पाठ्यक्रम होना हुआ हमारा जो चल रहा है वो सीसीई पैटर्न के अनुसार है। सीबीएसई बोर्ड में जो पाठ्यक्रम को समग्र सीखने एवं परीक्षण के प्रचलित व्यवस्था में बदलाव करने में प्रयासरत है। यह अच्छी भाषा, स्वास्थ्य, उचित कौशल, अकादमिक उत्कृष्टता के अलावा वांछनीय ग्रेड करने वाले नागरिकों को बनाने में मदद करने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया है। खुली पुस्तक प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खुली पुस्तक प्रणाली उसे कहते हैं जो पुस्तक को खोल करके आंसर देवे बच्चा, उसको खुली पुस्तक प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्रों की परीक्षा से पूर्व परीक्षा से पूछे जाने वाले संभावित विषय दे दिए जाते हैं। इसका काम यह होता है कि उसके पास इस क्षेत्र का गहन अध्ययन करने, इसका मतलब यह होता है कि वो गहनता से अध्ययन कर रहा है और तार्किक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करने के पर्याप्त समय मिल जाता है। और इस प्रकार खुली पुस्तक परीक्षा में छात्रों में पठन सामग्री की गहनता समझ आती है और तार्किक क्षमता बढ़ती है उसकी। ध्यान रखना, उसकी तार्किक क्षमता, लॉजिक सिस्टम भी बढ़ रहा है उसका। मौलिक दृष्टिकोण, भिन्न प्रकार की सामग्री में अंतर संबंध स्थापित करना तथा इस प्रकार की अन्य क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। और संस्कृत भाषा को विद्या से मुक्त करने के लिए यह रहा कारगर उपाय है। आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर प्रणाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 साल में 2 परीक्षा होना, 1 साल में 2 परीक्षा होना, यह सेमेस्टर प्रणाली है। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत किसी भी उपाधि के लिए निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6-6 माह के काल के अंतर्गत, अब देखिए यहां पर 6-6 माह दिए हुए हैं, मतलब 1 साल के अंदर 1 साल के में 2 परीक्षा होना, तो 6-6 माह के काल खंड में विभाजित किया जाता है, जिसे सेमेस्टर प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का शिक्षण करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जाती है। मतलब पूरा सेमेस्टर हो जाता है, एक सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, एक सेमेस्टर पूरा होने के बाद ही उसकी परीक्षा होगी। फिर सेकंड सेमेस्टर पूरा हो गया तो उसकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी। तो एक सेमेस्टर के बाद ही उसकी परीक्षा होगी। अब आते हैं ग्रेडिंग प्रणाली, जिसको मैंने बताया प्रतिशत को ग्रेड में परिवर्तित करना, प्रतिशत को ग्रेड में परिवर्तित करना, ग्रेड में परिवर्तित करना,
करना, ये अपनी है ग्रेडिंग प्रणाली। परीक्षा में फेल या पास करने की पुरानी व्यवस्था को से हट करके अब नई ग्रेडिंग प्रणाली चल रही है। अभी प्राचीन व्यवस्था तो छोड़ दी है। प्राचीन व्यवस्था में क्या होता था, प्रतिशत में आता था सारा परिणाम। परिणाम हमारा होता था प्राचीन काल में प्रतिशत में। पुराना जमाना था जब, उस समय तो मौखिक परीक्षा होती थी, केवल लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन आजकल के जमाने के अंदर मौखिक परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा भी होती है, लेकिन जो हमारा परिणाम हो रहा है वो प्रतिशत में हमने देखा होगा। लेकिन अब हमारा जो परिणाम है वो प्रतिशत में नहीं है, हमारा परिणाम हो गया ग्रेडिंग सिस्टम में, सीजीपीए में। तो अब जो परिणाम हमारा हम प्राप्त कर रहे हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम में प्राप्त हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रेडिंग सिस्टम होता है 91 से 100, 9 ग्रेड, 8 ग्रेड, 6 ग्रेड, 7 ग्रेड, 5th ग्रेड, 4th ग्रेड। तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम जो चला है वो ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है। प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है, जो उसको परिणाम के लिए रिपोर्ट कार्ड दी जा रही है, वो छात्रों को ग्रेडिंग परिणाम में दी जा रही है। इस प्रणाली में कम से कम 5 विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होते हैं। 5 विषयों में 33% अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब आता है सीजीपीए प्रणाली। सीजीपीए प्रणाली भी ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार ही होती है। उसके अंदर 9 ग्रेड दिया जा रहा है। सीजीपीए प्रणाली ये प्रतिशत की है। संचय ग्रेड पॉइंट औसत सेमेस्टर में छात्र द्वारा पंजीकृत सभी पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड अंकों को औसत, अब ग्रेड जो अंक हमारे को मिले हैं उसके औसत लगाना, औसत सीजीपीए कहलाता है। जो प्राप्त ग्रेड अंकों को प्राप्त जो ग्रेडिंग सिस्टम हमने इसके पहले पढ़ा था, उस ग्रेडिंग सिस्टम में जो औसत निकल रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम में जो औसत प्रणाली निकल रही है, उस औसत को सीजीपीए कहते हैं। औसत जो प्रणाली होती है उस औसत को हम सीजीपीए प्रणाली कह रहे हैं, उसको सीजीपीए प्रणाली कहते हैं। तो सीजीपीए प्रणाली वही है, ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम को औसत में परिवर्तित करना, अब ग्रेड को औसत में परिवर्तित करना, वो सीजीपीए कहलाता है। अब हम आते हैं मूल्यांकन में, परीक्षा में एक तो होती है निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षण जिसको बोलते हैं। एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक निदानात्मक, उपचारात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण भी एक शाब्दिक अर्थ है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। क्लिनिकल का जो सिस्टम होता है, क्लिनिकल जो होता है या फिर चिकित्सा क्षेत्र जो होता है, वो निदानात्मक प्रणाली कहलाती है। चिकित्सा क्षेत्र, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण, वो भी चिकित्सा क्षेत्र का ही है। निदानात्मक परीक्षण भी चिकित्सा क्षेत्र। निदान और उपचार में थोड़ा बहुत अंतर है। निदान में तो समस्या बताई जाती है, उपचार में उसको उपचार किया जाता है। निदान में शाब्दिक अर्थ होता है कि समस्या बताना। समस्या बताना किसको बताएगा? डॉक्टर को बताएगा समस्या बताना। डॉक्टर को समस्या बताना, निदानात्मक, निदान करना, उसका निदान मतलब उसका समस्या का निवारण करना, समस्या बताना। और समस्या का समाधान जिसको बोलते हैं, समाधान हमारा उपचार हो जाएगा। तो केवल समस्या बताना ही इसके अंदर ग्रेडिंग प्रणाली है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि समस्या हो रही है, उसका निदान करना है। निदानात्मक परीक्षण ये होता है कि हम डॉक्टर को हमारी समस्या बताएं, या फिर विद्यालय से हम इसको लेवें निदानात्मक परीक्षण में, तो विद्यालय में छात्र जो है अध्यापक को अपनी समस्या बतावें कि मुझे ये चीज याद नहीं हो रही है, ये चीज मुझे समस्या आ रही है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। निदानात्मक परीक्षण वही होती है कि अपना समस्या बताना। अपनी समस्या ये है कि हमारा ब्रेन दुख रहा है, हो सकता है हमें याद नहीं हो रहा, हो सकता है कोई और समस्या हो। तो जितनी भी समस्या है हम उसको बता रहे हैं, मतलब निदान कर रहे हैं। निदानात्मक चिकित्सा क्षेत्र का शब्द है। इस शब्द को हम लेंगे तो ये शब्द है चिकित्सा का शब्द, चिकित्सा का शब्द। ये शब्द जो है चिकित्सा का है, चिकित्सा शब्द, चिकित्सा का शब्द, ये चिकित्सा का शब्द है, चिकित्सा क्षेत्र का। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें निदानात्मक में। निदान का शाब्दिक अर्थ होता है लक्षण। लक्षण यानी उसका लक्ष्य उसको याद नहीं हो रहा है, वो समस्या है, इसका शाब्दिक अर्थ समस्या होता है। सामान्य स्थिति में आए विकार को पहचानने की प्रक्रिया को निदान कहते हैं। पहचान विकार, विकार बोलते हैं समस्या, समस्या को निदान बोलते हैं। समस्या को, विकार जो होता है वो समस्या होती है कि पहचानने की प्रक्रिया को, अब समस्या को पहचानना उसको निदान कहते हैं। समस्या को बताना, बताने के बाद समस्या का समाधान करना, समस्या की पहचान, पहले समस्या बताई फिर उसकी पहचान करना, ठीक है।
पहले समस्या बताना है विद्यार्थी को, पहले समस्या बताना है, उसको याद नहीं हो रहा, फिर उसके बाद में समस्या का समाधान करना, मतलब उसका परिणाम या फिर उसकी पहचान बताना, वो होता है निदान। तीसरा आता है निदान का तात्पर्य रोग का लक्षण है। अब यहां पर तीसरा क्या परिभाषा है, ये पहली हो गई, ये दूसरी परिभाषा हो गई, ये तीसरी जो डेफिनेशन है वह है रोग का लक्षण और मूल कारण का पता लगाना, ये होता है निदान, मूल कारण का पता लगाना। मूल कारण हो सकता है, मूल समस्या हो सकती है, उसका पता लगाना। निदान शब्द चिकित्सा क्षेत्र का है, जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है, चिकित्सा क्षेत्र का शब्द है और चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। निदान के अंदर अब शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया कि निदान का अर्थ होता है समस्या बताना। अब समस्या तो हम बता रहे हैं लेकिन उसको पहचानना। अब विद्यार्थी अपनी समस्या बता रहा है और अध्यापक उसको पहचान रहा है। डॉक्टर को रोगी, जो रोगी है वो उसकी समस्या अपनी बता रहा है और डॉक्टर उसकी समस्या को पहचान रहा है, या उसके जो बीमारी है उसको पहचान रहा है, वो निदान हो गया। आगे हम पढ़ते हैं उद्देश्य। अब निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला यह है कि निदानात्मक परीक्षण चिकित्सा क्षेत्र का शब्द है, उसके अंदर समस्या बताना होता है और डॉक्टर द्वारा उस समस्या का समाधान होता है या फिर उसको पहचानना होता है। डॉक्टर द्वारा उस समस्या को पहचानना होता है, वो निदान होता है। अब आते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पहला है शिक्षण की संप्रेषणीयता सुनिश्चित करना, मतलब कि हम विद्यालय में लेंगे इस निदानात्मक परीक्षण को तो विद्यार्थी अपनी समस्या जो है अध्यापक को बताएगा और अध्यापक उस समस्या को सुन करके उसका निदान करेगा, यानी उसका उपाय बताएगा। उपाय हम बोले इसको तो उसकी समस्या सुन करके वह उसका निदान करेगा, मतलब उसका पहचानेगा, उस समस्या को वह पहचान लेगा उसके लक्षण से, उसके एटीट्यूड से। हम बोलते हैं ना कि इसका एटीट्यूड ऐसा है, तो उसके एटीट्यूड से उसको पहचान लेना निदान होता है। उसके पहला तो होता है विद्यार्थी अपनी समस्या बताएगा अध्यापक को, अध्यापक उस समस्या को पहचान लेगा कि इस विद्यार्थी की ये समस्या है, उसको पहचान लेगा उसके एटीट्यूड से, उसके व्यवहार से, तो वो हो गया निदान। उपचार इसके बाद जो पढ़ेंगे तो उसमें जो है अध्यापक उसका उपचार बताएगा। तो पहला यह है कि शिक्षण की संप्रेषणीयता सुनिश्चित करना, पहला यह। दूसरा है अधिगम के प्रभावशालिता में वृद्धि करना, पाठ्य विषयों को समझाने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराना, विशिष्ट विषयों में उपलब्धि के स्तर का पता लगाना, शिक्षक को आत्म मूल्यांकन का अवसर देना, छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाना, छात्रों को सही मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन का विश्लेषण करना और छात्रों का वर्गीकरण करना। ये सभी इसी के उद्देश्य है, यानी इसी के लक्ष्य है। उद्देश्य को हम बोलेंगे तो इसी के जो लक्ष्य है ये है। जो हमारा निदानात्मक जो परीक्षण होता है उसका लक्ष्य ये सारी चीजें हैं। निदानात्मक परीक्षण में फिर मैं आपको बताता हूं कि विद्यार्थी के एटीट्यूड को समझ लेना, उसकी एटीट्यूड, उसका व्यवहार, उसके हाव भाव को जब अध्यापक समझ लेता है तो उसको निदान कहते हैं। अभी उसने बताया नहीं है, यदि बता देगा, उसका समस्या का समाधान कर देगा, समस्या का उपाय बता देगा, तो वह उपचारात्मक हो जाएगा। निदानात्मक में बस यही है कि समस्या का पता लगा रहा है अध्यापक, उसने समस्या बताई, उसका उसने पता लगाया। लेकिन यदि अध्यापक ने छात्र की कमजोरी का उपाय बताया तो वो उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा। लेकिन निदानात्मक में बस इतना ही आएगा कि समस्या को बता रहा है, उसके हाव भाव से समस्या समझ में आ रही है अध्यापक को, उसके हाव भाव से, एटीट्यूड से अध्यापक को समझ आ गया कि इसकी ये कमजोरी है और इसको यह चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसको पहचान रहा है। तो पहचानना जो हो गया वह निदान हो गया। उसने उपाय नहीं बताया, उपाय बताता अध्यापक तो वो उपचारात्मक शिक्षण में आएगा, और उसने केवल पहचाना है तो पहचानना हो गया हमारी निदान प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं निदान प्रक्रिया। तो निदान प्रक्रिया में हमने ये पढ़ा। अभी लक्ष्य के बाद हम पढ़ते हैं कि निदानात्मक परीक्षण के सोपान कितने होते हैं। सोपान होते हैं, इसके प्रकार, इसके सोपान क्या होते हैं। विषय क्षेत्र का चयन, छात्र समूह की पहचानना, कठिनाई स्तर का अन्वेषण करना, त्रुटियों के कारणों का ज्ञान लगाना और सही मार्गदर्शन, अध्यापक जो है सही मार्गदर्शन करना। अब होता है निदानात्मक परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, वो तो सोपान होती है, प्रक्रिया। अब इसके प्रकार बोले तो इसके भेद कितने होते हैं। निदानात्मक परीक्षण के भेद, निदानात्मक परीक्षण के हम भेद माने तो वो कितने होते हैं। निदानात्मक परीक्षण के भेद, अब आते हैं हम भेद में देखो दो ही भेद होते हैं। एक तो निदानात्मक हो सकता है व्यक्ति केंद्रित, मतलब एक व्यक्ति जो है, एक विद्यार्थी जो है अपनी समस्या बता रहा है, एक विद्यार्थी को लक्षित करके हम समझ में आ रहा है अध्यापक को कि यह विद्यार्थी इस विषय में कमजोर है,
यह विद्यार्थी खेलकूद में कमजोर है, यह विद्यार्थी चलने में कमजोर है, यह विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, यह विद्यार्थी लिखने में कमजोर है, यह विद्यार्थी बोलने में कमजोर है। किसी भी चीज में कमजोर हो सकता है विद्यार्थी, जरूरी नहीं है वो सब चीज उसको आवे। तो हो सकता है कि किसी कोई ना कोई समस्या होती है हर विद्यार्थी में, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण कोई नहीं बना है, तो किसी न किसी कमजोरी होती है, किसी किसी चीज के लक्षण होते हैं कि ये चीज नहीं आ रही है समझ में, हो सकता है विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होगी व्यक्ति केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित का मतलब ये होता है कि एक विद्यार्थी को लेकर के उसको केंद्र करके जो चीज समस्या पहचानी जाती है, एक विद्यार्थी को केंद्रित करके जो चीज उसको नहीं आ रही है वह पहचानी जाती है व्यक्ति केंद्रित, तो उसको व्यक्ति केंद्रित परीक्षण कहते हैं। व्यक्ति केंद्रित निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। व्यक्ति केंद्रित मतलब एक बालक को देख करके ही हमने वो समस्या सुनी, हमने वो समस्या जानी, मतलब या तो फिर सुन लेंगे या फिर जान लेंगे, तो वो समस्या हमने जानी, वो हो गया व्यक्ति केंद्रित। मतलब एक विद्यार्थी की समस्या को हमने जाना है, एक विद्यार्थी की समस्या को हमने जाना है, एक विद्यार्थी की समस्या को हमने पहचाना है, ये हो गई व्यक्ति केंद्रित। अब आते हैं समूह केंद्रित। समूह केंद्रित मतलब हमने समूह में सारे विद्यार्थियों के समूह में कमजोरी का हमने पता लगाया, उनके लक्षणों का पता लगाया, तो वो हो गया पहचानना समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण। समूह केंद्रित मतलब हमने समूह का पता लगाया। एक विद्यार्थी होगा, एक विद्यार्थी की समस्या को पहचानेंगे तो हो गया व्यक्ति केंद्रित, एक व्यक्ति केंद्रित। बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या को पहचानना, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या को हमने पहचाना, तो वो हो गया बहु केंद्रित या फिर समूह केंद्रित, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बहु केंद्रित भी बोल सकते हैं और समूह केंद्रित भी हम बोल सकते हैं। तो समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण हो गया, एक हो गया व्यक्ति केंद्रित, दूसरा हो गया समूह केंद्रित परीक्षण। अब आते हैं व्यक्ति केंद्रित। हमने अभी पढ़ा है व्यक्ति केंद्रित। इन परीक्षणों में बालक विशेष पर ध्यान दिया जाता है। बालक विशेष पर मतलब एक ही बालक पर ध्यान दिया जा रहा है ना, ध्यान रखना, एक ही बालक पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, एक बालक पर हम ध्यान दे रहे हैं, व्यक्ति विशेष पर एक बालक पर ही हम ध्यान दे रहे हैं, है ना। और उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, कमजोरियों आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। हम उनको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मतलब उसको समस्या को पूछ रहे हैं, उनके द्वारा उसको प्राप्त कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। मतलब एक विद्यार्थी ने अपनी समस्या बताई, एक विद्यार्थी ने अपनी कमजोरी बताई, एक विद्यार्थी ने अपनी समस्या को उजागर किया, और हो सकता है उस समस्या को हमने सुना। और यह भी हो सकता है कि हमने एक विद्यार्थी का हाव भाव से हमने पता लगा लिया, उसके चाल चलन से हमने पता लगा लिया कि इस विद्यार्थी में कमजोरी है, हो सकता है उसको कुछ याद नहीं हो, तो इसलिए होगी व्यक्ति केंद्रित निदानात्मक परीक्षण। अब आते हैं समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण में। समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण क्या होता है कि हम समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि हम समूह में उस समस्या को सुन रहे हैं, हम समूह में उस समस्या को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो समूह केंद्रित निदानात्मक परीक्षण हो गया। कि इस परीक्षण में छात्रों के समूह बनाकर उनकी त्रुटियों को, कमजोरियों को, विशेषताओं को जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है, वह समूह केंद्रित जो है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यहां तक हम लेंगे नहीं अभी उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में समझ में आएगा कि ये वाली चीज क्या लिखी गई है। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अब उपचारात्मक क्या होता है, हमने पहले पढ़ा निदानात्मक। निदानात्मक में तो बालक केवल समस्या बताता है अपनी, और अध्यापक क्या उसको समस्या को सुन लेता है, और अध्यापक उसकी समस्या को जान लेता है। लेकिन जब अध्यापक उसकी समस्या को उपाय ढूंढता है, उपाय उसको बताता है, उस समस्या का उपाय बताता है, तो वह हो गया उपचारात्मक शिक्षण। उसकी समस्या का उपाय बताना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब उसकी समस्या का उपाय हमने बताया। यदि उसकी समस्या का जो उपाय कर रहे हैं, उसकी समस्या का जो बालक की समस्या का हम उपाय कर रहे हैं, तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण, हम बालक की समस्या का उपचार कर रहे हैं। उपचार कर रहे हैं जैसे डॉक्टर अपने मरीज का उपचार करता है,
डॉक्टर अपने मरीज को देखता है, फिर उसके बाद में उसको दवाइयां देता है, तो वो उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारात्मक उपाय होता है। और ये उपचारात्मक शिक्षण ये होता है कि विद्यार्थी जब अपने समस्या को बता करके अध्यापक जो है उसका उपाय उसको बता रहा है कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। उस विद्यार्थी को इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उस विद्यार्थी को जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको इस सरलता से पढ़ना चाहिए, तो वह हो गया उसका उपाय, विद्यार्थी का समस्या का उपाय हो गया। हमने पहले निदान पढ़ा है, केवल समस्या को समझा है, पहचाना है, हमने उपाय नहीं बताया। निदानात्मक परीक्षण में हमने उपाय नहीं बताया, केवल समस्या सुनी है और समस्या के लक्षण जाने हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में हमने समस्या का समाधान बता दिया, तो वो उपचारात्मक शिक्षण है जिसका हमने उपाय बताया। समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, वो हो गया उपचारात्मक करना, ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार जो शब्द है वो चिकित्सा क्षेत्र से लिया गया है। उपचार बोलते हैं सभी प्रकार के दोषों का निराकरण करना, निराकरण यानी उसका उपाय बता देना, सभी प्रकार के दोषों का उपाय बता देना निराकरण कहलाता है। उद्देश्य, अब उद्देश्य हम बोलते हैं लक्ष्य को, उद्देश्य हमेशा लक्ष्य की ओर प्रकट होता है। उद्देश्य इसका क्या है उपचारात्मक शिक्षण का? एक तो लेखन की त्रुटियां दूर हो सकती है, इसमें छात्रों में जो लेखन की त्रुटियां वो दूर हो जाएगी, छात्रों का उत्साहवर्धन होगा, एक तो छात्र उसमें उत्साह से भाग लेंगे, छात्रों में अध्यापकों के प्रति स्फूर्ति पैदा होगी, मानसिक शक्ति उसकी बढ़ेगी और मानसिक जो अवरोध उसके दूर होंगे, छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होगा, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन और पठन का पुनः पुनः अभ्यास होगा, वो बार बार उस शब्द को पढ़ेगा और उसको समझेगा। छात्र में ये सारी त्रुटियां जो है उससे दूर हो जाएगी, सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी, सारी जो चीज उसको समझ में नहीं आ रही वो दूर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उत्साहवर्धन होगा। एक तो उसको बार बार पढ़ेगा, उसको याद हो जाएगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक क्रिया बढ़ेगी, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो काफी चीज उपाय के द्वारा सारे हो सकते हैं। मतलब कि विद्यार्थी ने समस्या अपनी बताई और अध्यापक ने उसका उपाय बताया, उसका समाधान बताया, वह चीज हो गई उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में हमने उसका उपचार कर दिया, हमने उसको दवाई दे दी। जैसे डॉक्टर अपने मरीज को दवाई दे देता है, वो उपचारात्मक शिक्षण है। उसी प्रकार अध्यापक अपने छात्र को समस्या का समाधान बता देता है, समस्या का समाधान बता देता है, उसका उपाय बता देता है, तो वह हो गया उपचारात्मक शिक्षण, जिसके अंदर जो है विद्यार्थी की समस्या दूर हो जाती है, विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं रहती है और वो उसमें स्फूर्ति, व्यवहार में परिवर्तन, उत्साहवर्धन, काफी चीजें उसमें प्रकट होती है, उसके व्यवहार के द्वारा वह दिखती है। अब आते हैं इसके सोपान। सोपान में निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त त्रुटियों का एकत्रीकरण करना, उसको एक क्रम में लगना, उसके बाद त्रुटियों का विश्लेषण, छात्रों के स्तर का आकलन करना था तो उस पर कार्य करना, छात्रों के त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यास बनाना और शिक्षण सूत्रों के अनुसार अभ्यास माला का प्रयोग करना। तो ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण के सोपान। हम इस चीज को माने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विद्यार्थी की समस्या का समाधान करना, विद्यार्थी की समस्या सुन करके उसका उपाय बताना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उसी प्रकार जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी यह है, नैदानिक मनोविज्ञान यह है, चिकित्सा मनोविज्ञान यह है कि हम जो है मरीज का, डॉक्टर जो है वो क्या करता है, मरीज की समस्या सुन करके उसकी दवाइयां लिख देता है, उसका उपचार कर देता है, उसको देख लेता है, तो वो निदानात्मक क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, निदानात्मक जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान हो गया। अब आते हैं शिक्षण के अंदर, तो छात्र का शिक्षण के अंदर, अध्यापक का शिक्षण के अंदर बड़ा योगदान है। शिक्षण के अंदर छात्र को कोई समस्या हो रही है, उसका उपचार जो है अध्यापक कर रहा है, तो अध्यापक का उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण में कहलाएगा। अध्यापक का जो उपचार कर रहा है, उसका उपाय बता रहा है, उसका समाधान कर रहा है, तो यह चीज उपचारात्मक शिक्षण में आएगी। निदानात्मक परीक्षण में हमने यही पढ़ा कि निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ यही चीज है कि उसका सिर्फ निदान करना, मतलब उसके लक्षण को पहचानना, उसकी कमजोरियों को पहचानना, उसके कमियों को पहचानना, तो ये हो गया निदान। निदान मतलब कि यह है उसकी कमजोरियों को पहचानना, निदान कहलाता है। उपचार इसका मतलब यह है कि उसकी कमजोरियों को दूर करना, उसकी कमजोरियों का उपाय बताना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं सोपान के बाद उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। अब आते हैं हम प्रक्रिया के अंदर। प्रक्रिया बोले तो उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है कि अध्यापक
एक विद्यार्थियों के निकट संबंध स्थापित हो जाता है, एक होती है योजना तैयारी स्पष्ट हो जाती है और सावधानी से क्रियान्वयन किया जाता है। अध्यापक विशेष दृष्टिकोण अपनाता है, प्रत्येक विषय में छात्र का स्वर जितना है वहीं से उसके उपचार का कार्य प्रारंभ होता है। यह उपचारात्मक शिक्षण जिसका उपचार किया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। छात्र को उसके प्रगति के विषय में उत्साह समाप्त किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण के दो प्रकार है। एक तो उसका निदानात्मक परीक्षण किया जाता है जिसमें छात्र जो है अपनी समस्या बताता है, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण जिसके अंदर छात्र की समस्या बताई जाती है और छात्र की समस्या बताकर के उसका उपचार किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। जो समाधान करना है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं आज वापस उसी चीज को, सतत मूल्यांकन। जैसा मैंने आपको बताया, सतत मूल्यांकन का अर्थ यह होता है निरंतर मूल्यांकन करना, मतलब निरंतरता, विद्यार्थी का टेस्ट लेना, निरंतर विद्यार्थी का टेस्ट लेना, उसकी परीक्षा लेना। निरंतर विद्यार्थी की परीक्षा ली जाएगी तो वह निरंतर सतत मूल्यांकन कहलाएगा। निरंतर उसका टेस्ट लिया जाएगा तो सतत मूल्यांकन कहलाएगा, क्योंकि हम निरंतरता उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, निरंतर उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वह सतत मूल्यांकन में आएगा। निरंतरता जो चीज होती है वह सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। सतत से तात्पर्य क्या है? अब सतत से तात्पर्य क्या हो सकता है? पहला होता है मूल्यांकन की नियमितता, इकाई परीक्षण, सीखने के अंतराल में निदान, सुधारात्मक उपाय का प्रयोग, पुनः परीक्षण, आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षक एवं छात्रों के लिए पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया। यह हो गया इसके तात्पर्य। आगे हम बढ़ते हैं, व्यापक से तात्पर्य क्या है? व्यापक, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यापक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, व्यापक हो गया विस्तृत। व्यापक हो गया विस्तृत, मतलब एक तो हम सिलेबस पढ़ते हैं, वो व्यापक सिलेबस पढ़ते हैं, होता है एक तो शॉर्ट होता है, संक्षिप्त में सिलेबस पढ़ते हैं, एक तो छोटा सिलेबस हो गया, और एक हो गया हमने व्यापक सिलेबस पढ़ा है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ा है। तो इस व्यापक का मतलब विशाल हो गया, व्यापक का मतलब विशाल सिलेबस हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है? विशाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आप समझ जाएं, ये विशाल सिलेबस। व्यापक होता है विशाल। व्यापक से तात्पर्य हम लेवे छात्रों को शैक्षिक और सह शैक्षिक विकास के पहलुओं को आध्यात्मिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करना। आध्यात्मिक यह होता है हमारे भगवान के प्रति विश्वास होना, वह आध्यात्मिक कहलाता है। भगवान के प्रति आस्था होना हमारी, वो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। शिक्षा में ज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक आदि क्षेत्रों का समग्र रूप से मूल्यांकन करना। हम उनके विद्यार्थी के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, ये हो गया ज्ञानात्मक। हम विद्यार्थी के भावों को बढ़ा रहे हैं, वो भावात्मक। हम विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो वो हो गया गत्यात्मक। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक आदि क्षेत्रों का समग्र रूप से मूल्यांकन होना, यह व्यापकता से तात्पर्य। उसका व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है, उसका ज्ञानात्मक बढ़ा रहे हैं हम व्यापक मूल्यांकन से, उसका भावात्मक बढ़ा रहे हैं अपना व्यापक मूल्यांकन से, गत्यात्मक यानी उसको मार्गदर्शन अच्छा दे रहे हैं, भविष्य की अच्छी दे रहे हैं, ज्ञान अच्छा दे रहे हैं, तो वो हो गया गत्यात्मक मूल्यांकन, जिसको अंदर भविष्य की चीज बता रहे हैं। अब आते हैं व्यापक से तात्पर्य सतत मूल्यांकन में छात्रों के सभी दैनिक कार्यों तथा सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है, यह व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है। अब आते हैं, बच्चों ने जो कुछ सीखा उसका मूल्यांकन उसके पढ़ने के दौरान निरंतर होता रहे ताकि उनमें परीक्षा का भय न हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन तो होता ही है, साथ में शिक्षक को अपनी योजना में बदलाव करने का आधार और मौका मिल जाता है। फिर उसके बाद में आता है एनसीएफ। एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूर्ण इसका नाम आपको ध्यान करना है एनसीएफ का। यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप एनसीएफ 2025 के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। इन्होंने यह कहा एनसीएफ ने कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। जो परीक्षाएं हैं वो निरंतर होनी चाहिए। विद्यार्थी की जितनी परीक्षाएं हैं वो तो मेन परीक्षा तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्लास टेस्ट उसके बार बार लिए जाने चाहिए, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल में वृद्धि होगी। तो ये 2005 के अनुसार एनसीएफ ने कहा कि सतत मूल्यांकन भी होना चाहिए। आरटीई भी बोल रही है, आरटी एक्ट भी ये कह रही है, आरटीई कह रही है एजुकेशन में कि सीसीए पैटर्न लागू होना चाहिए। सीसीए पैटर्न यानी हमारा सीबीएसई जो पैटर्न है वह लागू होना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू होनी चाहिए। सीसीए पैटर्न होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली मेरे लागू होनी चाहिए। अब सीबीएसई भी ये बोल रही है कि सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सीबीएसई 2009 में व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ किया था,
लेकिन 2017 में इसको बंद कर दिया गया। सीबीएसई ने 2009 में व्यापक मूल्यांकन शुरू किया था, लेकिन 2010 में किसी समस्या की वजह से उसको 10वीं क्लास में बंद करना पड़ा। राजस्थान में 2010-11 में अलवर एवं जयपुर के 60 विद्यालयों में सीसी पैटर्न को लागू किया गया। 60 विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया। अब ध्यान रखना, ये जो है सीसी पैटर्न, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है जो पाठ्यक्रम है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो पाठ्यक्रम है वो बताया गया है। सीसी पैटर्न लागू होना चाहिए, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थी का जो है निरंतर टेस्ट होना चाहिए और उसका सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए कि उसके स्तर के अनुसार बने। तो सीसी पैटर्न ये बताता है, सीसी पाठ्यक्रम ये बताता है कि आपका जिस लेवल का, जिस स्तर का, एक तो पाठ्यक्रम सही होना चाहिए, दूसरा उसके निरंतर उसका टेस्ट होना चाहिए। एक महीने में उसका 4 टेस्ट कम से कम होने चाहिए, ताकि विद्यार्थी का बुद्धि कौशल को बढ़ा सके, विद्यार्थी की मानसिक शक्ति को बढ़ा सके, विद्यार्थी की व्यवहारिकता को बढ़ा सके, और उसके सामाजिक और नैतिक जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक और नैतिक शक्ति को भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। यह सीसी पैटर्न के अनुसार है। सीसी पैटर्न ही यही बता रही है कि विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। सतत तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि भी निरंतर टेस्ट होने चाहिए, जिसकी वजह से उसका सतत मूल्यांकन होगा। और फिर उसके बाद में व्यापक मूल्यांकन ऐसे होना चाहिए कि उसका सिलेबस भी थोड़ा उसके लेवल का होना चाहिए, स्तर के अनुसार उसका सिलेबस होना चाहिए, ताकि उसका पाठ्यक्रम सही हो सके, व्यापक मूल्यांकन हो सके। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर टेस्ट और उसके अनुसार। अब आते हैं सीसी को राजस्थान सरकार, यूनिसेफ तथा बौद्ध शिक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। अब ये जो है राजस्थान में भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू किया गया था, लेकिन 60 विद्यालयों में शुरू किया गया। ये इसने बता दिया कि सीसी पैटर्न में एक तो राजस्थान सरकार उसमें साथ थी, यूनिसेफ उसमें साथ थी, और उसके अलावा बौद्ध शिक्षण समिति भी उसमें साथ थी। इसी प्रकार आज का हमने टॉपिक पढ़ा है ये वाला, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसी पैटर्न लागू किया गया। जो अभी मैंने आपको बताया कि हर विद्यालय में सीसी पैटर्न लागू किया जाएगा तो बुद्धि कौशलता बढ़ेगी, एक उसका शारीरिक विकास होगा, एक उसका मानसिक विकास होगा, एक हो सकता है उसमें नैतिक विकास और व्यवहारिक विकास भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये सीसी पैटर्न के अनुसार है, जो सीसी पैटर्न जो अपने इसमें लागू की गई है। सीसी पैटर्न हमारे देश में भी लागू की गई है। सीबीएसई बोर्ड में सीसी पैटर्न चलता है, और आरबीएसई भी ये चाह रही है कि सीसी पैटर्न सभी विद्यालयों में लागू किया जाए। लेकिन हमारे 2010-11 राजस्थान में तो केवल 60 विद्यालयों में इसको लागू किया गया। यह होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा है कि उपचारात्मक और निदानात्मक प्रक्रिया। निदानात्मक प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसके अंदर विद्यार्थी जो है अपनी समस्या बताता है और अध्यापक उस समस्या को पहचान लेता है। यह तो हो गया निदानात्मक। उस समस्या को पहचानना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उस समस्या को जान लेना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब आती है दूसरा शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में यह होता है कि उस समस्या को पहचानने के बाद उसका उपाय बताना, उस समस्या को पहचानने के बाद उसकी दवाई बताना। तो ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण, जो चिकित्सा क्षेत्र का शब्द है। उपचारात्मक शिक्षण, उसमें उसकी दवाई बताना या फिर उसका समाधान बताना, ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक क्लियर होता है। मूल्यांकन एवं परीक्षा, जिसके अंदर निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद में पढ़ा है हमने सीसी पैटर्न, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीसी पैटर्न का ये होता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन करना, निरंतर टेस्ट लेना, ये हो गया सतत मूल्यांकन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपके लिए फिर आप नए टॉपिक से फिर आपके सामने प्रकट होंगे, और इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। आप इस कक्षा प्लस से जुड़े और इसके बाद में अपने साथियों को भी बताएं। और कक्षा प्लस ऐप से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी है। जिसको नोट्स प्राप्त करना है, जैसे विद्यार्थी को, वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पेमेंट नोट्स भी है, प्राइज नोट्स भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ओल्ड पेपर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने हमारे ऐप से जुड़े, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स।